राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान का बेटा कैसे बना राजा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान परिवार के साथ रहता था, जो खेती बाड़ी करके अपने गुजर बसर करता था। परिवार में 4 भाई और एक माँ थी और उनके पास 2.5 बीघा जमीन थी। पिताजी चारों भाइयों के बचपन में ही गुजर चुके थे। माँ ने किसी तरह पाल पोस कर चारों भाइयों को बड़ा किया। अभी शादी किसी भी भाई की नहीं हुई थी। चारों मिलकर अपनी 2.5 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। आषाढ़ सावन का समय चल रहा था। खेती निराई होने को आ गई थी। एक सुबह चारों भाइयों से माँ ने कहा कि बेटा, तुम लोग जाओ और खेती की निराई करना, मैं खाना तैयार करके लाती हूँ। इतना सुनते ही चारों भाई खेती की निराई करने के लिए चल दिए और खेत में जाकर निराई करने लगे। निराई करते समय बड़े भाई ने समय बिताने के लिए अपने भाइयों से कहा, भाइयों, क्यों ना आपस में कुछ मनोरंजक बातें की जाएं, जिससे काम भी हो जाएगा और हमारा समय भी कट जाएगा। इतना सुनते ही तीनों छोटे भाई बोले, क्या मनोरंजन बातें करेंगे भैया, हमारे पास तो ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। आपके पास हो तो आप ही शुरू करिए। इस पर बड़ा भाई बोला कि अगर आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है तो तुम सभी लोग अपने अपने मन की बातें कहो। तो तीसरे नंबर का भाई बोला, मन की बात? कैसी मन की बात भैया? हम सभी में आप सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। इतना सुनते ही बड़ा भाई बोला कि ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूँ, तो सुनो ध्यान से। भाइयों, मैं अगर एक बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास बहुत सारा धन होता, बड़ा कारोबार होता, ऐशो आराम की मैं जिंदगी बिता रहा होता और बड़े मज़े से मेरे दिन कट रहे होते। इसके बाद दूसरे नंबर के भाई का नंबर आया तो वह बोला, भाइयों, अगर मैं जमींदार होता तो मेरी बहुत सारी ज़मीन होती, नौकर खेती कर रहे होते और मैं चौपाल पर हुक्का उड़ा रहा होता और पूरे गांव में लंबरदार ही लंबरदार हिलता रहे। गांव के लोग बड़ा आनंद से मुझे लंबरदार कहते। इसके बाद चौपाल पर हुक्का उड़ा रहा होता, पूरे गांव में लंबरदार ही लंबरदार रहता। इसके बाद मन की बात में तीसरे भाई का नंबर आया तो वह बोला, भाई, मैं अगर उद्योगपति होता तो मेरे कारखाने चल रहे होते, नौकर कारखानों में काम कर रहे होते, मैं एसी गाड़ियों में घूम रहा होता, धन की कोई कमी नहीं होती, ऐसो आराम की जिंदगी कट रही होती। आखिर में सब भाई, जो सबसे छोटे भाई मदन का नंबर आया तो वह कुछ नहीं बोला। जब मदन कुछ नहीं बोला तो बड़े भाई ने पूछा, मदन, तू भी अपने मन की बात बता। तो मदन बोला, नहीं भैया, मैं नहीं बताऊंगा। भाई ने फिर पूछा, क्यों नहीं बताएगा, बता। इस पर मदन बोला कि अगर मैंने अपने मन की बात बताई तो तुम सब मुझे मारोगे। तुझे मारेंगे? क्यों मारेंगे? अरे भाई, यह समय पास करने के लिए है, मन बहलाने के लिए है, मन की बातें हो रही हैं, इसमें मारने वाली कौन सी बात कहाँ से आ गई। तब छोटा भाई बोला, नहीं भैया, अगर मैंने अपने मन की बात बताई तो आप लोग मुझे सच में मारेंगे। तब भाई कहने लगे, मनोरंजन की बात पर हम तुझे मारेंगे ऐसा नहीं है, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने मन की बात बताओ। ठीक है, नहीं मारेंगे तो सुनो। छोटा भाई कहने लगा, मैं एक राजा होता और मेरी 4 रानियां होती,
जो एक मेरी हवा कर रही होती, दूसरी खाना बना रही होती और एक खिला रही होती और एक मेरे पैर दबा रही होती। मेरे हाथी घोड़ों के साथ सेना होती और मैं अपनी सेना और अपनी रानियों के साथ इस गांव में आता और अपनी इसी 2.5 बीघा के खेत में अपनी सेना को ठहराता, जिससे सेना इस 2.5 बीघा खेत को जो उजाड़ कर रख देती। मदन ने इतना ही कहा था कि तीनों भाई उसे पीटने पर टूट पड़े और पीटते हुए बोले, हरामखोर, हमारे पास ले दे के एक यही 2.5 बीघा जमीन है और इसी खेत पर जो कृषि उगाकर हम अपनी जीविका चलाते हैं और तू इसे ही उजाड़ने की बातें कर रहा है। अब हम तेरे को होश ठिकाने लगा कर ही रहेंगे। तीनों भाइयों ने छोटे भाइयों को मारने पीटने के बाद अपने से दूर कर दिया और छोटा भाई खेत के एक कोने में निराई करने लग गया और तीनों भाई एक साथ दूसरी तरफ निराई करने लग गए। खाने का समय हुआ तो माँ खाना लेकर आ पहुंची और अपने बेटों से सबसे छोटे बेटे को अलग देखकर एक कोने में जो लगा हुआ था, तो तीनों भाइयों से पूछने लगी कि ये छोटे को क्या हो गया है जो अकेला कोने में लगा हुआ है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं? तो तीनों भाइयों ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। जब माँ ने पूरी बातें सुनी तो मदन की बातों पर गुस्सा होकर उसने उसके पास जाकर जो रही सही कसर भी पूरी कर दी। माँ की मार खाते ही छोटा भाई अपने आप को अकेला और बेचारा समझने लगा और वह कुंठा से भर गया और उसे बहुत ही दुख हुआ और आत्मीय पीड़ा जब सहन नहीं हुई तो सबको छोड़कर भूखा प्यासा ही उनसे दूर जाने को चल दिया और पैदल ही चलते चलते एक शहर में पहुंच गया। शहर में पहुंचकर उसने अपने गुजारे का साधन ढूंढने लगा। शहर में घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिला। भूखा और निराशा से भरा हुआ मदन किसी दूसरी जगह जाने को हुआ तो देखा एक साहूकार सामने से आ रहा है जिसे एक नौकर की आवश्यकता थी। मदन ने विनम्रता से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी नौकर की जरूरत है? अगर है तो मुझे रख लीजिए। इस पर साहूकार उस मदन से बोला कि पहले तो अपना नाम बताओ। तो मदन बोला, सेठ जी, मेरा नाम मदन है। तब जो साहूकार था वह बोला, देखो मदन, हमें हमारी बेटी के स्कूल जाने की तैयारी में होने वाले कामकाज के लिए एक नौकर की जरूरत है। काम जैसे सुबह उसकी लिखने वाली पट्टी साफ करना, साथ में बस्ता लेकर स्कूल जाना और वापस आने पर उसे लेकर आना, यह काम होगा और इसके बदले में मैं तुमको रहना, खाना और कपड़े दूंगा। अगर राजी हो तो कहो। इतना सुनते ही भूखा प्यासा मदन करता भी तो क्या करता, उसने हाँ कर दिया और साहूकार के साथ उसके घर चला गया। साहूकार ने सबसे पहले उसे खाना खिलाया और उसे सारा काम समझा दिया। अगले दिन से ही मदन साहूकार की बेटी के स्कूल जाने की तैयारियां करने लगा, जिसमें उसने लिखने वाली पट्टी को साफ किया और बोर बनाया, कलम बनाई और उसके बस्ते को अपने कंधे पर टांगा और लड़की नैना के साथ स्कूल चल दिया। छुट्टी होने के बाद नैना के पट्टी और बस्ता कंधे पर टांगे और लड़की को लेकर घर वापस आ गया। यही उसकी ड्यूटी थी, नैना की पट्टी को साफ करने। और उसके बाद साहूकार की बेटी नैना मदन को मदन ना कहकर पटमजना कहने लगी, क्योंकि वह उसकी पट्टी को मांझता था तो वह पटमजना उसका नाम रख दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और मदन साहूकार के यहाँ ही रहने लगा। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। आगे बढ़ते हुए लड़की के अपने स्कूल के एक सेठ के लड़के राघव से नैना लड़ गए। एक दिन लड़के ने लड़की से पूछा, नैना, यह तुम्हारे साथ में जो आता है यह कौन है? तो नैना बोली, अरे यह मेरे पिताजी ने मेरे स्कूल आने जाने में मेरी मदद के लिए जो फ्री में मजदूर रखा है। तो राघव ने कहा, क्या मतलब?
तो लड़के ने जब पूछा तो नैना बोली, मतलब ये कि बिना तनख्वाह का नौकर है। और इस पर राघव बोला, सुन नैना, हम तुम जो भी बातें करते हैं मिलते हैं, कहीं यह घर तो जाकर नहीं कह देता होगा। नैना बोली, घर तो जब कहेगा जब इसे सही गलत की समझ होगी। अरे यह तो बुद्धू है, राघव ने पूछा। तो नैना ने जवाब दिया कि यह बुद्धू ही है। तो राघव पूछा, कैसे? तो नैना बोली, अगर यह बुद्धू नहीं होता तो क्या रोटी कपड़ों पर यह नौकरी करता। इस तरह से मदन के बारे में नैना और राघव अक्सर बातें करते रहते और मदन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुनता और अपने मन में रख लेता। दोनों के बीच और समय गुजरा तो दोनों जवान हो चुके थे और दोनों ने भाग जाने का मन बना लिया। तारीख और समय निश्चित हो गया। मदन दोनों की यह सब बातें हमेशा की तरह सुन रहा था। तो राघव ने आजमाने के लिए नैना से कहा, नैना, आज तुम्हारा यह जमूरा हमारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है, कहीं यह जाकर ना कह दे। तो नैना बोली, राघव, तुम इस बुद्धू की तरफ से निश्चिंत रहो, यह कुछ नहीं जानता, गंवार है। और फिर भी तुमको कोई संदेह है तो पूछ लो इसे, क्या कहता है यह। तो राघव ने मदन से पूछा, क्यों रे पटमजना, हम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो मदन ने अपने आप को सच्चू में बुद्धू दिखाते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं सब जानता हूँ। तो राघव ने फिर पूछा, तो बता हम क्या बातें कर रहे हैं। तो मदन बोला, तुम दोनों कह रहे हो कि इस पटमजना पर इसका पजामा फट गया है, इसे नया सिलवा कर देना। इतना सुनते ही सुनैना बोली, देख लो राघव, क्या कहा था मैंने। राघव को भी यकीन हो जाता है कि पटमजना वाकई बुद्धू है और दोनों पटमजना की तरफ से निश्चिंत हो गए और आज रात को उनने अपनी योजना के मुताबिक भाग जाने का समय निश्चित कर दिया। इधर स्कूल की छुट्टी होती है और पटमजना लड़की को घर छोड़कर और यही कोई बहाना बनाकर जो घर से निकलता है और राघव के पिता के पास पहुंचता है और दोनों को रात के भाग जाने के बारे में बताता है और कहता है, सेठ जी, क्या आप अपने लड़के को जाने दोगे। तो सेठ लाल पीली आंखें दिखाते हुए कहता है, भला कोई बाप ऐसा चाहेगा। तो पटमजना कहता है, ठीक है, जैसे ही राघव घर आए तुम उसे कमरे में बंद कर देना और उसके एक जोड़ी कपड़े मुझे ला कर दे दो। राघव के कपड़े लेकर मदन जंगल की ओर निकल गया और निर्धारित समय का इंतजार करने लगा। इधर नैना ने भी अपने पिता की घुड़सवार से 2 घोड़े, एक अपने लिए और एक राघव के लिए भाग जाने के लिए तैयार कर रखे थे। ऐसे ही रात्रि का समय हुआ, सब लोग सो गए तो मदन ने राघव के कपड़े पहने और योजना के मुताबिक नैना के पास आ धमका और एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। नैना रात्रि होने के कारण राघव के कपड़ों में मदन को जो है राघव समझकर दूसरे घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल दी। नैना जब भी घोड़े को मदन के बराबर लाने के लिए एड़ लगाती, वैसे ही मदन भी अपने घोड़े को एड़ लगा देता और आगे निकल जाता, जिससे कि नैना उसे पहचान ना सके। घोड़ों पर दोनों सरपट भागे जा रहे थे। रात भर चलने के बाद बहुत समय निकल जाता है और इधर धीरे धीरे दिन जो निकल आया। दिन निकलने पर नैना मदन को पीछे से राघव समझकर कहती है, राघव, रात भर के हारे थके हैं, भूख भी लगने लगी है, प्यास भी लगने लगी है, अब आप कहीं रुक जाओ। मदन आगे रुकने का इशारा करके फिर आगे बढ़ जाता है। नैना भी पीछे पीछे चली आ रही है। जब दिन पूरी तरह से निकल आया तो मदन ने एक शहर के किनारे अपने घोड़े को रोक दिया, जिससे कुछ खाने पीने को लाया जा सके, और घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया। नैना ने जब मदन के पास पहुंची, मदन का चेहरा देखते ही नैना के पैरों तले जमीन निकल गई। वह बोली, पटमजना, तू राघव की जगह पर तू कैसे। तो मदन बोला, ठीक वैसे ही जैसे मदन से पटमजना बनाया। नैना, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम वापस जा सकती हो, लेकिन
नैना सोचने लगती है कि अब वह घर वापस जाने की तो रही नहीं, इसलिए जिस हाल में भी रहना होगा इसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि कोई लड़की जब घर से निकलती है तो उसका घर आना नामुमकिन ही होता है। और वह कहती है, पटमजना, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी तुझे स्वीकार करूँगी। हम साथ तो रहेंगे लेकिन एक दोस्त की तरह रहेंगे। तो मदन कहता है कि और जो तूने किया अपने माँ बाप के खिलाफ, तूने बहुत अच्छा किया। इसके बाद नैना कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, बाजार जाकर कुछ खाने को लाओ। मदन बोला, बताओ क्या खाना चाहती हो, क्या लेकर आऊं? तो नैना ने कहा, कुछ ऐसा लेकर आना जो मैंने अभी तक नहीं खाया हो। तो मदन कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वह बाजार की ओर चल दिया। मदन ने बाजार में पहुंचकर सबसे पहले नैना की अभी तक न खाने वाली चीज को ध्यान में रखते हुए काली गाजर खरीदी और रुमाल में बांध ली। उसके बाद उसने राजभोग मिठाई खरीदी, उसे भी उसने अपने कपड़े में बांध लिया और वापस नैना के पास पहुंच गया। नैना ने जब उससे पूछा, खाने को क्या लाया है? तो मदन ने सबसे पहले काली काली गाजरों को निकालकर उसके सामने रख दिया। नैना ने गाजरों को देखा तो बोली, यह क्या है? मदन बोला, यह वही है जो तूने मुझसे मंगवाया, काली गाजर। क्या इन्हें तूने अभी तक खाया है? इतने सुनते ही नैना का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। वह मदन से कहने लगी, जब देर से देखा है नैना भरपूर गुस्से में है, तो फिर उसने राजभोग मिठाई का डब्बा निकाला और उसे दे दिया और बोला, यह लो, यह भी तुमने अभी तक नहीं खाया होगा। राजभोग मिठाई को देखकर नैना का गुस्सा छूमंतर हो गया और मुस्कुराते हुए बोली, पटमजना, तू सोचता तो है पर बाद में सोचता है। दोनों की पेट पूजा हो जाने के बाद नैना फिर कहती है, पटमजना, हम रहेंगे कहाँ? रहने का भी तो ठिकाना ढूंढ कर आ। तो मदन कहता है कि कैसा मकान ढूंढ कर लाऊं? तो नैना कहती है, हवा महल जैसा। ठीक है। इतना बोलकर मदन मकान ढूंढने चल देता है। जैसा कि सुनैना ने कहा था, हवा महल जैसा। मदन आधा घंटे के लिए एक भेड़ पालने वाले खरक को, जो जिसमें भेड़ें बंधी हुई थी और चारों तरफ से हवा आ रही थी, उसे किराए पर ले लेता है। उसके बाद मदन ने एक बहुत ही सुंदर महल किराए पर लिया जो समुद्र के किनारे बना था, जिसमें समुद्र की ठंडी ठंडी हवा के साथ समुद्र की वादियों का भी आनंद लिया जा सकता था। महल किराए पर लेने के बाद वापस मदन सुनैना के पास आ गया और बोला, चलो, रहने का ठिकाना भी मिल गया है। और नैना को लेकर सबसे पहले वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसने भेड़ों को खरक जो किराए पर लिया था, और खरक के सामने खड़ा करके नैना से बोला, यह रहा तुम्हारा हवा महल जिसकी तुमने मांग की थी। देखो, इसमें चारों तरफ से हवा ही हवा आ रही है। यह देखकर नैना को बहुत ही गुस्सा आया। जैसे ही मदन ने कुछ कहने को हुई तो मदन ने रोकते हुए कहा, जरा ठहरो नैना, कोई बात नहीं, यह पसंद नहीं है तो दूसरी जगह और देखो, मैंने वहाँ देखा है, चलते हैं। मदन नैना को लेकर उस समुद्र के किनारे वाले महल में लेकर पहुंचा और बोला, नैना, यह तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? महल और महल की जगह को देखकर नैना का दिल खुश हो गया। वह बोली, अरे पटमजना, तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम है, तू सोचता तो है लेकिन बाद में। मदन और नैना आराम से महल में रहने लगे। मदन ने शहर में काम पकड़ लिया और नैना घर को संवारने में लगी रही। कुछ दिनों बाद एक दिन नैना दोपहर बाद महल से कुछ ही दूरी पर बने एक सुंदर से तालाब में नहाने चली गई, जहाँ दिन में कुछ खास ही लोग आया करते थे, और उस तालाब में रात को 12 बजे परिस्तान से परियां स्नान करने आया करती थीं। सुनैना ने अपने कपड़े और गले का हार, जो कि घर से रुपया पैसे के साथ लेकर बेशकीमती हार भी लेकर भागी थी, उसको उतारे और तालाब पर एक पेड़ के नीचे उसकी जड़ में रख दिए, और स्नान करने के बाद घर को देरी ना हो जाए इसलिए जल्दी में कपड़े पहने और घर को चल दी। हार उसका वहीं छूट गया। नैना को नहाने के बाद
से लेकर शाम के समय तक हार की याद नहीं आई। शाम को मदन काम से आया और दोनों ने खाना पीना खाया और अलग अलग बिस्तर पर लेट गए। सोते समय नैना का हाथ जब गले पर गया तो नैना के होश उड़ गए, क्योंकि नैना के गले से हार अब नहीं था। तो गले में हार ना पाकर नैना बेचैन हो उठी और मदन से कहने लगी, अरे पटमजना सुन तो जरा। पटमजना मेरा एक काम करेगा? मेरे गले का हार उस तालाब पर छूट गया है, जरा उसे ला कर दे। इतना सुनते ही मदन बोला, हार ला दे इतनी रात को? नैना से मदन कहने लगा, हार तेरा है, तुझसे छूटा है और लेने मैं जाऊं क्यों? खुद जाकर क्यों नहीं ले आती? नैना बोली, अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती, और लेकिन रात का समय है इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। तो इतना सुनते ही मदन बोला, नैना मैं हार लेने एक ही शर्त पर जाऊंगा। तो नैना कहने लगी, कौन सी शर्त? तो यह सुनकर कि हार मिल जाने के बाद तू मुझसे कभी पटमजना नहीं कहेगी और आज से मुझे अपना पति स्वीकार कर लेगी। बोल, शर्त मंजूर है? तो नैना बोली, ठीक है पटमजना, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही पटमजना हार लेने तालाब की ओर चल दिया। रात का समय था, 12 बजने ही वाले थे कि मदन तालाब पर पहुंच गया। चांदनी रात थी। जैसे ही पेड़ के नीचे से उसने हार को उठाया तो आकाश मार्ग से 7 परियां तालाब पर उतरती दिखाई दी। परियों को उतरते देख मदन पेड़ की आड़ में छुप गया। परियों ने नीचे उतरने के बाद अपने वस्त्र उतारे और तालाब के किनारे रख दिए और स्नान करने तालाब में उतर गईं। उन 7 परियों में एक परी एक आंख से काणी थी। तालाब में स्नान करते समय काणी परी अपनी सखी परियों से बोली, बहनों आज मुझे इस तालाब पर मनुष्य की गंध आ रही है। इतना सुनते ही साथी परियां बोली, ए कानी, तुझे यहाँ रात के 12 बजे इस वीरान जगह पर मनुष्य की गंध कहाँ से आ रही है? और यह गंध तुझे ही आ रही है, हमें क्यों नहीं? तू कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हो गई है। इस पर कानी परी बोली, बहनों तुम नहीं मानती तो कोई बात नहीं। परियों को तालाब में नहाते हुए देख मौका पाते ही मदन हार लेकर वहां से दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि कानी परी की नजर उस पर पड़ गई। वह अपनी साथी परियों से बोली, देखो बहनों, तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, अब अपनी आंखों से देख लो, वह जा रहा मनुष्य। सातों परियों ने मदन को देखा तो परियों की मुखिया रानी परी ने अपनी साथी परियों से कहा, बहनों इसने हमें तालाब में नहाते हुए नग्न अवस्था में देख लिया है और नारी को नग्न अवस्था में सिर्फ 2 ही देख सकते हैं, एक तो माँ और दूसरा उसका पति। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसे अपना पति बनाकर रखूंगी। अपनी रानी परी के इतनी बात सुनते ही 6 परियों ने शोर मचाया और मदन से कहा, ए मनुष्य, भाग क्यों रहा है? यहाँ तालाब पर तेरा कुछ सामान छूट गया है, उसे लेता जा। इतना सुनते ही मदन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मदन वहीं पत्थर का बन गया और परियों ने तालाब से निकलकर अपने वस्त्र पहने और उसके बाद मदन के पास पहुंची और रानी परी ने अपनी विद्या से मदन को पत्थर से जिंदा मक्खी बनाकर अपने बालों के बैना में लगा लिया और परिस्तान की जो सभी परियां लौट गईं। तालाब से रानी परी मदन को पत्थर से जिंदा मक्खी बनाकर अपने परिस्थान तो ले गई और वहां पहुंचकर रानी परी मदन को मक्खी से तोता बनाते हुए उसके गले में एक जादुई धागा बांध देती है। दिन में तोता बनाकर पिंजरे में बंद करके रखती, रात में इंसान बना लेती। और इधर सुनैना रात भर मदन के इंतजार के बाद सुबह होते ही मदन की खोज में निकल पड़ी। गली गली नगर नगर खोजने लगी और इधर मदन रानी परी की कैद से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन गलती से रानी परी ने पिंजरे की खिड़की खुली छोड़ दी और मदन मौका पाते ही वहां से उड़ गया। जब रानी परी ने मदन को अपने कब्जे से जाते देखा तो रानी परी चील बनकर
उस तोता बने मदन का पीछा करने लगी। मदन आगे आगे, रानी परी पीछे पीछे, और मदन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए हसनपुर के राजा दुर्ग सिंह की कुंवारी बेटी फूलमती, जो रोजाना स्नान के बाद पिता दुर्ग सिंह के आदेश अनुसार 7 फूलों में तुलती थी, तो राजा के लिए पतिव्रता का प्रमाण था, अब उसकी अटारी पर नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तोते रूप में मदन चील रूपी रानी से छुटकारा पाने के वास्ते फूलमती की गोद में जा गिरा। रानी परी चील ने तोते को फूलमती की गोद में गिरता देखा तो उस महल की अटारी की मुंडेली पर बैठ गई और तोते के उड़ जाने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही तोता रूप में मदन फूलवती की गोद में गिरा तो फूलवती ने बदहवास तोते को अपनी गोद में उठा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए मुंडेली की ओर नजर घुमाई तो मुंडेली पर एक बैठी हुई चील से कहने लगी, तो यह तोता तूने घायल किया है, अब तू अपनी खैर चाहती है तो यहाँ से उड़ जा। अब इस तोते को मैं अपने पास रखूंगी और देखती हूँ तो कैसे इसको घायल करती है। रानी परी ने देखा कि राजकुमारी फूलवती तोते को आज़ाद करने वाली नहीं है, तो समय और मौका देखकर दोबारा वापस आने का सोचकर रानी परी वहां से लौट गई। तोते के सिर राजकुमारी फूलमती का हाथ फिरते फिरते तोते के गले के धागे में हाथ का नाखून अटक गया, जिससे तोते के गले में बंधा धागा टूट गया। धागा टूटते ही तोते में मनुष्य के रूप में मदन सामने आ गया। मनुष्य के रूप में मदन को देखकर राजकुमारी बड़ी हैरत में पड़ गई और बोली, यह सब क्या है? तुम कोई बहरूपिया हो या कुछ और तूने मुझे नग्न अवस्था में देख लिया और मेरा धर्म डिगा दिया। इतना सुनते ही मदन बोला, देवी मेरी जान अब तुम्हारे हाथों में है, अब तुम चाहे मुझे मारो चाहे मुझे छोड़ो, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। और मदन ने अपनी सारी दास्तान राजकुमारी फूलवती को बता दी। जान का वास्ता देने पर राजकुमारी फूलवती सोच में पड़ गई। राजकुमारी ने मदन को अपने कक्ष में छुपा लिया। स्नान के बाद राजकुमारी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंची तो पिता दुर्गम सिंह के सिपाही हर रोज की तरह तुला और फूल लेकर राजकुमारी को तोलने आ पहुंचे और रोज की तरह तराजू में एक पलड़े में राजकुमारी को बैठाया और दूसरे पलड़े में 7 फूल रखे तो तराजू का पलड़ा नहीं उठा। इसके बाद राजकुमारी के तोलने के लिए सिपाहियों ने फूलों की मात्रा और बढ़ाई, फिर भी पलड़ा नहीं उठा। अंत में पूरी डलिया ही रख दी, तब भी पलड़ा नहीं उठा। यह सब देखकर सिपाही वापस राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज आज राजकुमारी के हृदय में पाप समा गया है, आज राजकुमारी पवित्र नहीं रही। इतना सुनते ही राजा ने सिपाहियों को हुक्म सुनाया कि आज रात उस अधर्मी को पकड़कर लाओ जिसने हमारी बेटी का धर्म डिगाया है। राजा का हुक्म जो पाते ही सिपाही फूलवती के कक्ष की तरफ चल दिए। फूलवती की सेविका ने आकर बताया कि आपके कक्ष की तरफ महाराज के सिपाही आ रहे हैं। तो राजकुमारी ने मदन से कहा, इस बार आपका बचना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं महल के पिछवाड़े में धोती लटका देती हूँ। आप धोती के सहारे पीछे उतर जाना और अपनी जान बचा लेना। जैसे ही मदन धोती के सहारे महल के पिछवाड़े में उतरा, वैसे ही पिछवाड़े में बने मकान मालिक जो कि बुजुर्ग दंपत्ति थे, मदन को पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। तो मदन बोला, अरे काका जी, मैं चोर नहीं हूँ, क्यों आप लोग मेरी जान के दुश्मन बन रहे हो? मैं आफत का मारा हूँ, मुझे बचा लीजिए। इतना सुनते ही बुजुर्ग दंपत्ति सोचने लगे और बोले, ठीक है, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। मदन बोला कि शर्त मान लूँगा, बताओ क्या शर्त माननी होगी? तो बुजुर्ग दंपत्ति बोले, हमारी इकलौती बेटी जो शादी के योग्य है दूसरे कमरे में सो रही है, तुम अगर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है। मदन अपने आप को घिरता हुआ देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। तो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे कहते हैं, ठीक है, जाओ और हमारी बेटी के पास सो जाओ।
राजा के सैनिक आएंगे तो हम कह देंगे कि दूसरे कमरे में हमारे बेटी और दामाद सो रहे हैं। मदन ने वैसा ही किया जैसा उन बूढ़े पति पत्नी ने बोला और दंपत्ति की बेटी के पास जाकर मदन सो गया। राजा के सैनिक राजकुमारी फूलमती के कक्ष की खोजबीन करते हुए पिछवाड़े पर लटकी हुई धोती की निशानदेही पर उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर आ पहुंचे और बुजुर्ग दंपत्ति से बोले, इधर कोई चोर आया है? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा। खोजबीन करके राजा के सिपाही वापस लौट गए। जब सुबह हुआ तो बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी बेटी सविता की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सविता को दुल्हन और मदन को दूल्हा बनाया जाने लगा और एक विवाह स्थल में कार्यक्रम शुरू होने लगा, जहां पर पटमजना की खोज करते हुए नैना आ पहुंची और मदन को पहचानते हुए दुल्हन बनी सविता से उलझ पड़ी और बोली, यह मेरा पति है तो इससे शादी कैसे कर सकती है? दुल्हन बनी सविता कहने लगी, नहीं, यह मेरा पति है, इससे मेरी शादी होने वाली है। दोनों आपस में झगड़ने लगी कि परिस्तान से रानी परी अपने तोते की खोज में निकली और उसने मदन को पहचान लिया। मदन को पहचानते ही मदन का दोनों से हाथ छुड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम और तुम दोनों मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? यह मेरा पति है और मैं अपने पति को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। समारोह स्थल में सभी लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो सबने अपने सिर पकड़ लिए और सोचने लगे कि दूल्हा एक और दावेदार दुल्हन तीन, फैसला कैसे हो? एक व्यक्ति बोला, इस मामले का हल तो राजा साहब ही कर सकते हैं और किसी के वश की बात नहीं है। और मसले को राजा के दरबार में लाया गया। राजा के दरबार में मदन सहित तीनों नारी पहुंची तो राजा की बेटी फूलवती ने देखा कि उसके मदन से तीन नारियां अपने अपने पति होने का दावा कर रही हैं, तो उससे रहा नहीं गया और फूलवती भी आकर तीनों से मदन का हाथ छुड़ाते हुए बोली, यह मेरे पति हैं और तुम मेरे पति से दूर रहो। अब क्या था? मसले को राजा के दरबार में लाने वाले लोगों ने अपना माथा पीट लिया और बोले, बस यही कमी और रह गई थी, चलो देखते हैं राजा क्या फैसला करते हैं। राजा दुर्गम सिंह ने जब देखा कि तीनों रानियां के साथ उसकी बेटी भी मदन पर अपना पति होने का दावा कर रही है, तो राजा ने एक मंडप के नीचे मदन के साथ चारों नारियों का विवाह कर देने का फैसला किया, जिसे सभी लोगों ने सहज ही स्वीकार कर लिया और राजा ने अपनी बेटी सहित चारों का विवाह मदन के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराया और राजा ने आधा राज्य देकर मदन को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मदन ने कुछ समय राज किया और एक दिन राजा दुर्गम सिंह से बोला, पिताजी, मैं अपने गांव घूमने जाना चाहता हूँ। बोले, ठीक है बेटे, तुम गांव घूमने जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ और हाथी घोड़ा फौज पलटन सब लेकर जाना। मदन ने अपनी चारों रानियों को अपने गांव जाने के बारे में कहा तो चारों रानियां सहित हाथी घोड़ा फौज पलटन लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा और उसी 2.5 बीघे के खेत में जाकर अपनी फौज पलटन को ठहरा दिया। हाथी घोड़ा और पैदल पलटन ने 2.5 बीघा खेत को जो उजाड़ कर रख दिया। पशु चुगा रहे गांव के बच्चों ने मदन के भाइयों को जाकर बताया, तुम्हारे खेत को उजाड़ दिया है। तो माँ सहित तीनों भाई अपनी 2.5 बीघा खेत की ओर दौड़ पड़े और खेत को देखा, मदन के पैरों में लौट गए और मिन्नतें करने लगे, महाराज हमें बख्श दीजिए, हमारे पास ले देकर बस यही 2.5 बीघा जमीन है और हम तीनों भाई माँ सहित इसी से गुजारा करते हैं। इतना सुनते ही मदन बोला, ठीक है, पहले आप लोग यह बताओ आपके परिवार में कौन कौन है। इस पर बड़ा भाई बोला, महाराज हमारे परिवार में 4 भाई और एक माँ थे, लेकिन अब 3 भाई और एक माँ है। तो मदन बोला, एक भाई को क्या हुआ? तो बड़ा भाई बोला, उस हरामी का तो नाम ही मत लो महाराज। क्यों? महाराज बोले, क्या हुआ? तो कहने लगा बड़ा भाई, महाराज चौथा हम सब में सबसे छोटा था और बड़ा हरामखोर था।
कहता था मैं राजा होता तो इस 2.5 बीघा खेत को अपनी फौज के पैरों तले रौंदवा देता। इसलिए हम लोगों ने उसकी जमकर मरम्मत करके उसे यहाँ से भगा दिया। उसके बाद जिंदा है या मर गया हमें नहीं पता। इस पर मदन बोला, तो तुम्हारा भाई इस खेत में अपनी फौज ठहराने की बात करता था? तो उसका बड़ा भाई बोला, हाँ महाराज, और क्या कहता था तुम्हारा भाई? तो बड़ा भाई कहने लगा, कहता था मेरी 4 रानियां होती। तो मदन कहने लगा, तो गौर से देखो और बताओ, क्या तुम्हारे खेत में और कितनी रानियां हैं? तीनों भाइयों ने जब नजर डालकर देखा तो सहम गए, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मदन बोला, यह देखो, एक रानी खाना बना रही है, एक हवा कर रही है, और एक जो मेरे पैर दबा रही है, एक खाना बना रही है और खाना खिला रही है। अरे अकल के अंधों, मैं ही तुम्हारा छोटा भाई मदन हूँ, जो तुमने मार पीट कर भगा दिया था। इतना सुनते ही तीनों भाई मदन के पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। मदन ने सबको रोकते हुए कहा, नहीं भाइयों, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल्पना सिर्फ कल्पना होती है, हकीकत नहीं। मदन ने सबको माफ़ कर दिया और अपने साथ परिवार को जो सबको मिला लिया और अपने परिवार को अपने साथ रख लिया और अपने परिवार के साथ और अपनी 4 रानियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।